हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा आज फिर नए टॉपिक के साथ आपके बीच में हाजिर हूँ। आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ नए टॉपिक में। साइंस की क्लास में आज जो नए टॉपिक होगी वो कुछ जो था वो प्रीवियस क्लास में कुछ रह गया था, उसको आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं। जो टॉपिक था वो था टेम्परेचर की बात, ऊष्मा और ताप की बात करेंगे। तो ऊष्मा और ताप में कुछ छोटा सा टॉपिक था जो रह गया था, आज उसकी अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे ताप की, बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे? ताप की। ताप में हमने देख लिया था कि तापमान मापने के विभिन्न पैमाने होते हैं, ठीक है ना। विभिन्न पैमाने होते हैं और ताप को जो मापा जाता है वो तापमापी यंत्र से मापा जाता है, उसे हम कहते हैं थर्मामीटर। क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन आज अपन ये पढ़ेंगे कि तापमापी यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तापमापी यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। और नॉर्मली हम अपने मनुष्य अपने स्वास्थ्य की जांच करने के लिए किस प्रकार के तापमापी यंत्र का प्रयोग करता है, आज अपन इसकी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे तापमान मापने के लिए तापमापी यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये तापमापी यंत्र का प्रयोग करते। तापमापी यंत्र का मतलब क्या हो गया? थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये तापमापी यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? ये तापमापी यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो हम दोस्तों बताएंगे आपको कि तापमापी यंत्र इनकी उपयोगिता के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात कर ले अपन द्रव तापमापी यंत्र। द्रव तापमापी यंत्र, आपसे कोई पूछ लिया जाए कि तापमापी यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, क्या बोलोगे? उनके उपयोगिता के आधार पर ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक बात कर लिया सबसे पहले हम द्रव तापमापी यंत्र की। किसकी बात कर लिए? द्रव तापमापी यंत्र की बात कर लिए। यदि इसके बारे में पूछा जाए तो इस प्रकार के तापमापी यंत्र में मुख्य रूप से द्रव के रूप में अल्कोहल और पारा, अल्कोहल और पारा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अल्कोहल और पारा का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल का प्रयोग उन तापमापियों में किया जाता है जो -40 डिग्री से नीचे के ताप मापते हैं। -40 डिग्री के नीचे के तापमान मापते हैं, वहां पे द्रव के रूप में हम अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। द्रव के रूप में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द्रव तापमापी यंत्र में मुख्य रूप से द्रव के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल और पारा का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल और पारा का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल का प्रयोग कहां करते हैं दोस्तों? क्या बताया? अल्कोहल का प्रयोग उन तापमापियों में किया जाता है जो -40 डिग्री से नीचे के तापमान मापते हैं। कितने? -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे की तापमान मापते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो किसका प्रयोग करते हैं? द्रव के रूप में अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। अल्कोहल का जमाव बिंदु कितना होता है दोस्तों? मैंने आपको बता दिया, अल्कोहल का जमाव बिंदु जो है वो -110 डिग्री सेल्सियस से, कल भी अपन ने डिस्कस किया था, -100 से -115 डिग्री सेल्सियस तक। कभी कभी -115 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया हुआ रहता है तो वहां पे क्या लिखा था? -114 डिग्री सेल्सियस तक। यानी अल्कोहल का जो जमाव बिंदु है वो कितना है? -110 डिग्री सेल्सियस से -115 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है दोस्तों। ये हो गई अल्कोहल की बात। और उबाल बिंदु की बात कर ले तो कितनी आ जाती है, वो अलग डिस्कस करेंगे। यहां तो जमाव बिंदु की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं किनकी? पारा की बात करते हैं। पारा
दर के रूप में पारा। दर्व क्या है? पारा एक दर्व धातु है। क्या है? दर्व धातु। पारा को अपन ने क्या कहा था? ये ऊष्मा के सर्वोत्तम सुचालक माना गया। दर्व धातु, दर्व धातु के रूप में पारा सर्वोत्तम सुचालक माना गया। किसके लिए? ऊष्मा के लिए। दूसरा पॉइंट, पारा का प्रयोग हम सबसे अधिक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका ऊष्मीय प्रसार गुणांक सबसे बेहतर होता है। यानी ऊष्मीय प्रसार का गुण जो होता है सबसे उत्तम होता है, बेहतर होता है। ठीक है ना। पारा का दूसरा नाम क्या होता है? मैंने बताया था पारा को अंग्रेजीपन में क्या कहते हैं? पारा को अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। इनका रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? Hg होता है। और इसको हम रासायनिक नाम क्या लिखते हैं? क्विक सिल्वर। क्या? क्विक सिल्वर की बात करते हैं। क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर। ठीक है ना। और ये पारा किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? पारा सिनेवार अयस्क से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। ये रहेगी पारे। अब आपसे कोई पूछ लिया जाए कि पारे का जो जमाव बिंदु होता, पारे का न्यूनतम मान या पारे कितने डिग्री पर जम जाता है, तो पारे का जमने की जो पॉइंट होते हैं दोस्तों वो होता है -39 डिग्री सेल्सियस। कितना? -39 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। कितने डिग्री पे जम जाता है? -39 डिग्री पर जम जाता है। और इसकी उबाल बिंदु कितनी होती है? 357 डिग्री सेल्सियस। और उबाल पारे की उबाल बिंदु कितनी होती है? 357 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया जमाव की बात करेंगे और ये अपन बात करेंगे उबाल की। आपसे पूछा जाता है कि पारा का न्यूनतम तापमान कितना हो जाता है, कितने डिग्री पे जम जाती है, तो -39 डिग्री पे जम जाता है। और उबलता कितने पे? तो 357 डिग्री के सेल्सियस पर उबलने लगता है। इसीलिए पारे का तापमापी लगभग -40 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसीलिए हम सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं? हम पारे का ही प्रयोग करते हैं। पारे की सबसे बड़ी विशेषता है कि तापमापी यंत्र के एक आंतरिक कांच के दीवार से, जो नली होती कांच के, उनके आंतरिक दीवार से ये चिपकता नहीं है और आसानी से पाठ्यांक हम नोट कर लेते हैं। जो तापमान मापते हैं वो आसानी से नोट कर लेते हैं। ये रंगहीन होता है। ठीक है ना दोस्तों। इसीलिए सबसे पारा उत्तम माना गया है कि द्रव तापमापी यंत्र में आप द्रव के रूप में आप किसका प्रयोग करो? पारा का प्रयोग करो। चलो दोस्तों, ये हो गए किसकी बात कर दिया? द्रव तापमापी यंत्र की बात कर दी। अब बात करेंगे दूसरे नंबर पे डॉक्टरी। किसकी? डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर्स। किसकी? क्लिनिकल थर्मामीटर्स यानी डॉक्टरी, डॉक्टरी तापमापी, डॉक्टरी तापमापी यंत्र। ये दूसरा हो गया। डॉक्टरी तापमापी यंत्र को हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्लिनिकल। ठीक है ना। आपको आसानी से लिख सकते हो क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहते हैं। किसे? डॉक्टरी थर्मामीटर को। मनुष्य के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए हम इसी क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। कोई पूछ लिया जाए कि मानव शरीर के ताप के मापने के लिए किस प्रकार के तापमापी यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आपको बताना है डॉक्टरी तापमापी यंत्र को, या इनको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। चूंकि मानव शरीर का तापमान छोटे परिसर के बीच बदलते रहता, छोटे परिसर मतलब छोटे रेंज में बदलते रहते हैं। ठीक है ना। इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस थर्मामीटर में न्यूनतम बिंदु जो लिया जाता है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है। या हम इसको डिग्री सेल्सियस में लिखें तो कितना लिखेंगे? 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। कोई पूछे कि डॉक्टरी तापमापी यंत्र में सबसे न्यूनतम
सबसे न्यूनतम मान जो लिया जाता है, न्यूनतम बिंदु जो होता है तापमापी का, वो कितना होता था आपको क्या बताना है, आपको बताना है डिग्री फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस होता। और अधिकतम की बात किया जाए तो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करेंगे या 43 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे। ठीक है ना, ये किस में आ गए, डिग्री फ़ारेनहाइट में आ गए और ये किस में आ गए, डिग्री सेल्सियस में आ गए। चलो दोस्तों, ये तो हो गए अपने बीच में किसकी बात कर दिए, तापमापी, डॉक्टरी तापमापी यंत्र का प्रयोग। मानव शरीर का तापमान मापने के लिए जिस तापमापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम डॉक्टरी तापमापी यंत्र या क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है ना, और मानव शरीर का जो होता है जो तापमान वो छोटे रेंज में, छोटे परिसर में बदलते रहते हैं। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि थर्मामीटर में जो सबसे न्यूनतम बिंदु लिया जाता है, न्यूनतम मान लिया जाता है तापमान का, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री लिया जाता है और सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है और अधिकतम 110 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है और सेल्सियस में कितना लिया जाता है, 43 डिग्री सेल्सियस लिए जाते हैं या अंकित किया जाता है। ठीक है, कोई भी थर्मामीटर होगा ये मान अंकित होगा तापमापी यंत्र पे। ठीक है ना, चलिए अब बात करेंगे गैस तापमापी यंत्र की। किसकी बात करेंगे, गैस तापमापी यंत्र की बात करेंगे। गैस तापमापी यंत्र स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक, कितने, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर आपको 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं। किसकी सहायता से, गैस तापमापी यंत्र की सहायता से। कोई पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे कि स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमान मापने के लिए तापमापी से हम 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान माप सकते हैं और हाइड्रोजन की जगह यदि नाइट्रोजन गैस लेते हैं तो नाइट्रोजन गैस लेने पर हम 1500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को हम माप सकते हैं। किसकी सहायता से, गैस तापमापी यंत्र से। ये हो गए गैस तापमापी यंत्र। एक और आते हैं तापमापी यंत्र, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्लेटिनम, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी यंत्र। क्या कहते हैं, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी यंत्र। तापमापी यंत्र, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी यंत्र, इसके द्वारा हम आसानी से -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना, -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200, कितने, 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को हम आसानी से माप सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी यंत्र। आपसे पूछा जाएगा कि प्लेटिनम या प्रतिरोध तापमापी यंत्र की सहायता से तापमान मापने की रेंज या परिसर कितना होता है, वहां 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन आपके पास ये भी रहेगा कि -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस, तो आपको टिक लगाना -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को हम आसानी से माप सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अपने दोस्तों, ताप युग्म की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, ताप युग्म तापमापी यंत्र, तापमापी यंत्र, अंग्रेजी में इसे कहते हैं थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या कहते हैं दोस्तों, थर्मोकपल थर्मोमीटर, थर्मोकपल थर्मोमीटर की बात करेंगे। इस प्रकार के तापमापी से, किस प्रकार के तापमापी से, इस प्रकार के तापमापी से -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितने, -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को हम आसानी से माप सकते हैं। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि यह ताप युग्म तापमापी यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है या किसके प्रभाव पर काम करता है। आपसे ये पूछा जाता है कि ताप युग्म तापमापी यंत्र किसके प्रभाव पर कार्य करता है।
ठीक है ना। तो आपको क्या बताना, सीबेक, किसके, सीबेक प्रभाव पे, किसके प्रभाव पर, सीबेक प्रभाव के ऊपर यह कार्य करता है। किसके ऊपर कार्य करता है, सीबेक प्रभाव के ऊपर यह कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ताप युग्म तापमापी यंत्र। आपसे क्या पूछेगा कि ताप युग्म तापमापी यंत्र अर्थात थर्मोकपल थर्मोमीटर किस प्रभाव पे कार्य करता है, विद्युत के प्रभाव पर, उष्मा के प्रभाव पे, या सीबेक के प्रभाव पे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको किस पे टिक लगाना, सीबेक के प्रभाव पर। ठीक है दोस्तों, सीबेक के प्रभाव पर। अब अपन बात करते हैं कि सीबेक का प्रभाव क्या होता है, किसे कहते हैं सीबेक का प्रभाव। सीबेक का प्रभाव किसे कहते हैं। नॉर्मली आपको मैं बता दूं कि जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरे, जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं तो परिपथ में क्या होता है, धारा बहने लगती है। क्या होने लगती है, धारा बहने लगती है। इसे ताप विद्युत धारा कहते हैं तथा इस प्रभाव को हम सीबेक का प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, सीबेक का प्रभाव। मैं दोबारा एक बार आपसे रिपीट करता हूं, आपसे कोई पूछ लिया जाए कि सीबेक का प्रभाव क्या है, सीबेक का प्रभाव किसे कहते हैं, होता क्या, क्या बताना आपको, बताना जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा उनके परिपथ के संधियों पर तथा उनके परिपथ के जंक्शन जिसको कहते हैं संधियों को अलग अलग तापों से या अलग अलग तापों पे रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है। इसे क्या कहते हैं, ताप विद्युत धारा कहते हैं, ताप विद्युत धारा कहते हैं। और इस प्रभाव को क्या कहते हैं, सीबेक का प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, एक और हमारे पास है पायरोमीटर की बात करेंगे। कौन से, पायरोमीटर। पायरोमीटर की सहायता से हम 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को आसानी से माप लेते हैं। कितने, 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को हम आसानी से माप लेते हैं, जिसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, तापमापी यंत्र का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछा भी जाता है कि पायरोमीटर का प्रयोग कहां किया जाता था, आपको बताना पायरोमीटर का प्रयोग अति उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे उच्चतम तापमापी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्चतम तापमापी भी कहते हैं। और सूर्य का तापमान यदि मापना हो तो उसे तापमान मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। और आपसे बता दें 800 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम, 800 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जहां भी मापना हो रहा है हम किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यह पायरोमीटर जो होता है ये किसके नियम पर कार्य करता है। आपसे कोई पूछ लिया जाए कि पायरोमीटर किसके नियम पर कार्य करता है तो आपको बताना स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। किसके नियम पर, स्टीफन के नियम पर कार्य करता है।
किसके नियम पे कार्य करता है? स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। ऐसे कहीं कहीं किसी बुक में दे रखा होगा कि पायरोमीटर से अधिकतम कितने 4000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान हम माप सकते हैं। कितना? 4000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान माप सकते हैं। आपको नॉर्मली मैं बता दूं, सूर्य की तापमान यदि अपने को मापना हो तो नॉर्मली हम किसकी बात कर देंगे? पायरोमीटर की बात कर देंगे। पायरोमीटर की सहायता से आसानी से हम तापमान माप सकते हैं। हम इसे पूर्ण विकिरण तापमापी भी कहते हैं। किसको? पायरोमीटर। यदि कह दिया जाए कि इसको और क्या कहते हैं? पूर्ण विकिरण तापमापी भी कहते हैं। इनकी सहायता से हम अति उच्च तापमान माप सकते हैं। ठीक है ना? मिनिमम क्या बताया मैंने? 800 डिग्री सेल्सियस अधिकतम मैंने बात कर लिया 4000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान मापना हो तो हम किसका प्रयोग करें? पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। पायरोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? किसके नियम पे कार्य करता है? स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। ठीक है ना? और पायरोमीटर को हम क्या कहते हैं? पूर्ण विकिरण तापमापी भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये हो गया तापमान से संबंधित अपन ने बात कर ली और आपको मैंने बता दिया कि ये तापमापी के प्रकार होते हैं। अब एक छोटा सा और टॉपिक है जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमेशा वो क्वेश्चन होते हैं पेपर में पूछ लिए जाते हैं आपसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प अधिक जलनशील होता है। क्यों? आपसे जब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो उसका जवाब क्या रहता है? क्या कहा मैंने? यदि क्या पूछे? उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है और दोनों की तापमान समान है। 100 डिग्री 100 डिग्री, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या बताओगे? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है जबकि दोनों का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको बताना है जल की अपेक्षा वाष्प में जो है वो गुप्त उष्मा होते हैं। क्या होते हैं? गुप्त उष्मा का मान अधिक होता है, इसीलिए उससे जलने पर अधिक कष्ट होता है। चलिए दोस्तों, मैं दोबारा आपको बता दूं, नोट डाल देता हूं मैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है तापमान के अंदर कि उबलते जल की अपेक्षा किसके? उबलते जल की अपेक्षा भाप से या वाष्प से किससे? भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है जबकि दोनों का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना? तो आपको क्या बताना है कि भाप में जो गुप्त उष्मा का मान होता है, किसका मान? भाप में जो गुप्त उष्मा का मान होता है वो क्या होता है? अधिक होता है, अधिक होता है। इसलिए जलन होने से क्या होता है? कष्ट होते हैं। किससे? भाप से। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट माने जाते हैं, सबसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अब बात करेंगे इवेपोरेशन की बात करेंगे, वाष्पीकरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। किसे कहते हैं वाष्पीकरण और क्या होता है? वाष्पीकरण किसकी बात करेंगे? वाष्पीकरण, इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं, वाष्पीकरण की बात कर रहे हैं। सबसे पहले वाष्पीकरण किसे कहते हैं? क्या होता है वाष्पीकरण? द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है।
क्या कहा मैंने? द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प किसमें बदल जाता है? द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण के कारण ही कूलर ठंड उत्पन्न करता है, आपको यह भी ध्यान रखना है। एवं सुराही का पानी भी ठंडा रहता है, सुराही का पानी भी ठंडा रहता है और कूलर ठंड हवा हमें उत्पन्न करके देती है, ठीक है ना। इसे कहते हैं हम वाष्पीकरण। आपसे पूछा भी जाता सुराही का पानी अधिक ठंडा रहता है, किसके कारण? आपको क्या बताना? वाष्पीकरण के कारण। आपको से ये भी पूछ लिया जाएगा कि कूलर ठंड उत्पन्न करता है, किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। अंग्रेजी में क्या कहते हैं वाष्पीकरण को? इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इवेपोरेशन। और इसकी परिभाषा मैंने क्या बताया कि द्रव की खुली सतह से, द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण के लिए द्रव को ऊष्मा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊष्मा की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ये पॉइंट लिखेंगे अपन कि वाष्पीकरण के लिए द्रव को ऊष्मा की आवश्यकता होता है, ऊष्मा की आवश्यकता होता है। नंबर 1 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये पॉइंट। इसके बाद आपसे कोई पूछ लिया जाए कि वाष्पीकरण का कोई उदाहरण तो आप बता सकते हो कि वाष्पीकरण के कारण ही कूलर ठंड उत्पन्न करता है। क्या करता है? ठंड उत्पन्न करता है। दूसरा उदाहरण बता सकते हो सुराही। क्या बन सकता है? सुराही। आपको सुराही बताना। सुराही का पानी ठंडा रहता है, किसके कारण? आपको बताना है वाष्पीकरण के कारण। अब जो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं वो दैनिक जीवन में या हमारे जीवन में आसपास में घटने वाले घटनाओं पे आधारित प्रश्न आते हैं और वो बुक में भी दिया हुआ रहता है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चंस बनकर नहीं आते। ये हमारी आपकी भूल रहती है। हमेशा हमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन को भी समझना चाहिए, ठीक है ना। शरीर में पसीना के बाद पसीना धीरे धीरे सूखने लगता है, हमें ठंड महसूस होने लगता है। यह भी किसके कारण होता है? वाष्पीकरण के कारण ही होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके ऊपर प्रभाव की बात करेंगे कि इसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है। आपसे कोई पूछ लिया जाए द्रव का ताप, द्रव का ताप, ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण का दर क्या होगा? क्या? द्रव का ताप। यदि द्रव का ताप यदि हम धीरे धीरे बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? अब ये एक पॉइंट बन गया। अब ये सबसे छोटा पॉइंट है, लेकिन ये हमेशा ऐसे ऐसे पॉइंट पेपर में पूछे जाते हैं और हम इसे क्या करते हैं दोस्तों? इग्नोर कर देते हैं। हम समझते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं आएंगे अपने को, तो ये क्वेश्चन रट कर जाना है, पढ़ कर जाना, समझ के जाना, और गुरुजी ने तो यही पढ़ा है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा नहीं, आज से अपनी ऐसी भूल को दिमाग से हटा देना। माइंडेड को जो ब्लॉक नहीं रखना, माइंड को ओपन रखना। जिस प्रकार से घटनाएं घटी तो आसपास से उसको ही आप क्वेश्चन में तब्दील कर दो, उसे ही क्वेश्चन में तब्दील कर दो। और मौका मिले तो आसपास में जो आपके चहेते बेहतर टीचर हैं, आपके जानकार टीचर है, साइंस से संबंधित है, स्कूल कॉलेज कहीं से भी जहां से आप पहले ऑलरेडी क्लास ले रखे हो, आप वहां से भी संपर्क करके पूछ सकते हो कि गुरुजी सर जी इस प्रकार की आज घटनाएं हमारे साथ घटित हो रही है, इसका अर्थ बता सकते हैं सर? तो आसानी से बता सकते हैं और वही क्वेश्चन आपको शायद अगले पेपर में आपको मिल जाए। इस तरह से हमने देखा कि 99% क्वेश्चन इसी तरह की घटनाएं से घटित हुए वाले भी पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए तो अब बात करेंगे द्रव का ताप की बात करते हैं।
द्रव का ताप का बात करते हैं। क्या कहा मैंने आपको कि ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण का मान क्या होगा, या वाष्पीकरण की दर का क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो द्रव का ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे द्रव का ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर क्या होगा, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, अब आपके क्वेश्चंस क्या मिलेगा, घट जाती है या बढ़ जाती है या अपरिवर्तित रहती है, तो आपको बताना है बढ़ जाती है। वाष्पन की दर निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है। वाष्पन का बढ़ना घटना निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है। पहला कारण क्या था, द्रव का ताप। द्रव का ताप, यदि द्रव का ताप हम बढ़ा देते हैं तो बढ़ाने पर क्या होता है, वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल। द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल, द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल, यानी द्रव की सतह खुला हुआ है, क्षेत्रफल खुला हुआ, तो वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा या घटेगा। द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने से वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। इनके भी बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आपको इससे संबंधित कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आपको दोनों में ध्यान रखना कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है। किस किस पे निर्भर करता है, पहला क्या था, द्रव का ताप बढ़ने से वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा। दूसरा क्या, द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी तो हमारी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जो नॉर्मली आप घरेलू चीज का जो प्रयोग करते हो, घरेलू कार्य के लिए जो प्रयोग करते हैं, जिसको कहते हैं फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जिसको कहते हैं, उनके संबंध में बात करेंगे। एयर कंडीशन के संबंध में बात करेंगे कि ये दोनों क्या होता है और किस तरह से बात करते हैं। हमेशा इनसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें कौन सा गैस भरा होता है, ये किस तरह से कार्य करता है। एयर कंडीशन भी किस तरह से कार्य करता है। एयर कंडीशन हम क्यों लगाते हैं, एसी क्यों लगाते हैं, घर में अपन एसी क्यों लगाते हैं नॉर्मली। ठीक है ना। आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ गया जो हम एसी लगाने लगे घर में, क्या जरूरत पड़ गई जो हम फ्रिज का प्रयोग करने लगे घर में। फ्रिज को स्टैंडर्ड भाषा में रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, परिशीतक कहते हैं, परिशीतक कहते हैं। ठीक है ना। और एयर कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वातानुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं, वातानुकूलन कहते हैं। तो चलिए अब हम दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, उन पॉइंटों की हम डिस्कस कर लेते हैं। किस किस की बात की दोस्तों मैंने, सबसे पहले बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे, परिशीतक की बात करेंगे, परिशीतक किसकी बात की थी, परिशीतक की बात की, रेफ्रिजरेटर की बात कर दी। परिशीतक में क्या होता है, परिशीतक में भी वाष्पीकरण के द्वारा, किसके द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। परिशीतक में भी वाष्पीकरण के द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। तांबे की एक जो होती है, वो तांबे की एक वाष्प जल वाष्प की मात्रा यानी आर्द्रता अधिक हो जाए, तांबे की एक वाष्प कुंडली होती है। क्या होती है, तांबे की एक वाष्प कुंडली होती है जिसमें द्रव के रूप में फ्रीऑन भरा होता है। कौन सा गैस, फ्रीऑन। किसकी बात करें, फ्रीऑन भरा होता है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करती है। क्या करती है, वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करती है। ठीक है ना। तो परिशीतक की बात है जिसको अपन कहते हैं रेफ्रिजरेटर, और अपनी भाषा में क्या कहते हैं, इसको फ्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीज। और अपन बात करें फ्रीऑन की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, फ्रीऑन की बात करें। और मैंने क्या कहा कि परिशीतक में भी वाष्पीकरण के द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। क्या उत्पन्न की जाती है, ठंडक उत्पन्न की जाती है। यहाँ पे तांबे की एक वाष्पक कुंडली में द्रव फ्रीऑन भरा होता है। क्या भरा होता है, द्रव के रूप में फ्रीऑन भरा होता है। हाँ, और
जो वाष्पीकृत होकर क्या करती है, ठंडक उत्पन्न करती है। चलिए दोस्तों, ये एयर परिस्थितिक की बात है, फ्रीज की बात है। अब बात करेंगे एयर कंडीशन की। किसकी बात करेंगे, एयर कंडीशन की। एयर कंडीशन को हम एसी भी कहते हैं और इसको हिंदी में वातानुकूलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वातानुकूलन। वातानुकूलन एसी की बात करें, एसी क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या कारण था जो एसी की आवश्यकता पड़ी? पृथ्वी पर किसी भी, किसकी बात कर रहा हूं, पृथ्वी पर किसी भी या किसी स्थान की जलवायु, वहां के ताप, आपेक्षिक आर्द्रता तथा वायु बहने की दिशा से निर्धारित होती है। क्या कहा मैंने, पृथ्वी पर किसी स्थान की जलवायु, वहां के ताप, आपेक्षिक आर्द्रता तथा, क्या कहा, तथा वायु बहने की दिशा से निर्धारित होती है। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल जलवायु के लिए जो परिस्थिति होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण मुझे एसी की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपसे कोई पूछ लिया जाए कि सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु क्या होना चाहिए, कितना हमारे बीच आपेक्ष आर्द्रता का मान होना चाहिए, आपेक्षिक आर्द्रता का मान होना चाहिए, कितना तापमान नॉर्मली होना चाहिए, कितनी वायु की गति होनी चाहिए, तो आपको आसानी से बताना होगा। ठीक है ना, आसानी से जब आपको आएगा तभी बताओगे और नहीं आएगा तो आप नहीं बता सकते हो। मैं दोबारा बता दूं कि वातानुकूलन को क्या कहते हैं, एसी कहते हैं, एयर कंडीशन कहते हैं, जो नॉर्मली आज आप लोग घर में लगाते हो। और कहा क्या जाता है कि किसी पृथ्वी की किसी स्थान, पृथ्वी पर किसी स्थान की जलवायु, वहां के ताप हो, वहां का अपेक्षिक आर्द्रता हो या बहने वाली वायु की दिशा से निर्धारित होती है। और यदि ये हमारे मनुष्य के लिए या हमारे लिए या हमारे विश्व के लिए यदि अनुकूल नहीं होता है तो हमें किसकी जरूरत पड़ जाती है, हमें वहां पे हमें कृत्रिम रूप से बने हुए वातानुकूलन की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है ना, जिसकी सहायता से हम इस प्रकार के अनुकूल वातावरण में रहना पसंद करते हैं अपन। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपसे कोई पूछ लिया जाए कि सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए, तो सबसे पहले बात करते ताप कितना होना चाहिए। ताप का मान 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। किसके लिए, मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु के लिए निम्न परिस्थितियां होनी चाहिए। हमारे अनुकूल परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए जलवायु की, उनमें ताप का मान 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। दूसरा, आपेक्षिक आर्द्रता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता की बात करते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता का मान 60% से 65% होनी चाहिए। कितने प्रतिशत से, 60% से 65% होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वायु की गति है। किसकी गति, वायु की गति, वो कितना होना चाहिए, 0.0125 मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। कितना दोस्तों, वायु की गति की बात कर रहे हैं, कितना होना चाहिए, 0.0125 मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। कहां से कहां तक होनी चाहिए, तो ये मान होना चाहिए 0.0414 या 416 भी रहता दोस्तों, 6 मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। इनके बीच में हमारे पास वायु की गति भी होनी चाहिए, तब तो ये जलवायु मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, अन्यथा अनुकूल नहीं। और ऐसी अनुकूल परिस्थितियां हमें नहीं मिल पाती है पर्यावरण के कारण, पर्यावरण में बदलाव होने के कारण, तो हम अपने घरों में, हम अपने बरामदे में, हम अपने मकान के अंदर, कमरे के अंदर क्या लगा लेते हैं, एसी लगा लेते। इसी जलवायु की परिस्थितियों को
अनुकूल बनाए रखने के लिए हमें एसी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एसी की जरूरत होती है। और एसी के माध्यम से हम जलवायु की परिस्थिति को इनके अनुकूल बनाकर हम अपने स्वास्थ्य को सही रख पाते हैं, इसीलिए एसी की आवश्यकता पड़ती है। चलिए दोस्तों, आज अपन ने बात कर लिया, ये छोटे छोटे टॉपिक थी, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक की बात कर लिए। आपसे यदि कोई पूछ भी लिया जाए कि आपेक्षिक आर्द्रता क्या होता है, उससे पहले आपसे ये पूछ लिया जाए आर्द्रता क्या होता है, तो आप आर्द्रता के बारे में बता सकते हो कि वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति को ही क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं, ठीक है ना। और आर्द्रता को, आपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर की सहायता से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए क्लास में इतना ही हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नए टॉपिक के। तब तक के लिए राम राम।